हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीन पियाजे ने कौन से विकास सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने ही अपने बच्चों के ऊपर, खुद के बच्चों के ऊपर सर्वे किया था। ठीक है, तो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने ही बच्चों के ऊपर सर्वे किया था? तो वो थे जीन पियाजे। ठीक है, और जीन पियाजे ने छोटे बच्चों को या बच्चों को क्या कहा था? बच्चों को क्या कहा था? नन्हे वैज्ञानिक। नन्हे वैज्ञानिक कहने वाले कौन थे? कौन से मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे ही बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो वैज्ञानिक टाइप के होते हैं, क्योंकि वो देखो, जब आप छोटे बच्चों को देखते हो, अपने ही बच्चों को देख लो, तो क्या करते हैं? हर वक्त सर्चिंग में लगे रहते हैं कि हम किसी न किसी चीज़ को सर्च करें, वो क्या होता है, ये क्या होता है। कि बच्चे जानबूझ के नहीं करते हैं, उनकी एक उनके अंदर उत्साह होता है, जिज्ञासा होती है कि बच्चे जाने कि समाज में क्या हो रहा है, ये सब क्या है। ठीक है ना, तो नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था? जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा खुद से ही सीखता है। ठीक है, सबसे क्या कहता है कि वो खुद से सीखता है, बिल्कुल सीखता है, खुद से ही सीखता है, खुद से सीखता है। और क्या करता है? समाज से सीखता है, जो समाज में हो रहा है उसका अनुकरण करता है, समाज से सीखता है। ठीक है, लेकिन अब कहता है कि बच्चे का दोनों से मिलकर विकास होना ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक होता है। देखिए, बच्चे क्या करता है? पहले खुद से सीखता है। देखिए, क्रिएटिव माइंड होता है बच्चों का। फिर समाज में जो हो रहा है उनका अनुकरण करके सीखता है कि किस तरीके से समाज में भाषा बोली जाती है, किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, जैसा माहौल होता है उसी तरीके का बच्चे में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अब इन दोनों से जुड़ के जो भी बच्चा सीखता है उसी को ही हम क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक विकास। देखिए, संज्ञान का मतलब क्या होता है? आप इस बात को समझिए। संज्ञान का मतलब आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से, मतलब आपके जो खोपड़ी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसका जो विकास होना है क्या है? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा खुद से सीखता है, प्लस समाज में से अनुकरण करके सीखता है, और उन दोनों को मिला के ही बच्चे में क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, अब देखिए, जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि जो बच्चों की, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं और ये क्वेश्चन बना था, बच्चों की और बड़ों की जो सोचने का तरीका है ना, सोचने का तरीका अलग अलग है, तरीका अलग है, डिफरेंट है। लेकिन जो उनके सोचने का लेवल है, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों की सोचने की शक्ति और जो मात्रा है बड़ों की और छोटों की एक समान होती है, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है। जो सोचने की मात्रा है ना, जो मात्रा है, जो शक्ति है, बच्चा भी उतना ही सोच सकता है और बड़ा भी उतना ही सोच सकता है, लेकिन उनका तरीका अलग। बच्चे खिलौनों के बारे में सोचेगा, किताबों के बारे में सोचेगा, और बड़ों को तो पता ही, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ज़िंदगी की उलझनों में घुसते चले जाते हैं। अगर आप सोचो कि जॉब लगने के बाद समस्याएं खत्म होंगी, तो बिल्कुल ऐसा आप गलत सोच रहे हो, और नई समस्याएं आ जाती है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब तक सही है कि कम से कम जॉब की समस्या है, फिर और ज़्यादा लगन लग जाती है, जितनी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, हमारे जो सोचने का तरीका है वो भी अलग अलग हो जाता है। तो जो जीन पियाजे ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बच्चों की और बड़ों की सोचने का तरीका एक जैसा है, लेकिन उनकी जो मात्रा है वो सोच सकते हैं एक जैसा ही। जो मात्रा है, शक्ति है, वो तो समान है, लेकिन वो उनका लेवल जो है ना, वो सोचते अलग अलग टाइप से। ठीक है, कि बच्चा खिलौनों के बारे में सोचेगा, किताबों के बारे में सोचेगा, टीचर्स के बारे में सोचेगा, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचेगा, लेकिन बड़े होते हैं तो ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनको सोल्व करने के तरीके के बारे में सोचते हैं। तो उनका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सोचने की शक्ति है ना, वो सेम होती है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, अब देखिए जो जीन पियाजे ने कुछ अपने उसमें डिफरेंट चीज़ें दी थी, वो थोड़ी सी समझ लेते हैं। उससे पहले जीन पियाजे कहते हैं कि जो भाषा के बारे में जीन पियाजे ने एक टॉपिक कहा था। जीन पियाजे ने कहा था कि जो विचार है ना, विचार पहले आते हैं बच्चे के मन में और भाषा बाद में बनती है। अब भाषा बाद में बनती है। अब आप एक बात बताओ कि आपके मन में कुछ विचार ही नहीं है तो आप बोलोगे क्या? मैं भी इसके साथ सहमत हूँ कि जब तक मन में विचार नहीं है तो कुछ बोलोगे क्या? पहले मन में विचार आता है फिर आप बोलोगे, ठीक है ना। तो जीन पियाजे साहब भाषा के बारे में इतना ही कहते हैं कि जो विचार है ना वो पहले आते हैं और भाषा जो है वो बाद में आती है। ठीक है, अब इसने भाषा के 4 प्रकार बताए। भाषा के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। परिपक्वता, परिपक्वता मैच्योरिटी। सेकंड है आपका अनुभव, अनुभव के साथ सीखते हो। थर्ड है आपका सामाजिक, समाज जैसा होगा उसी तरीके से आप सीखेंगे। और फोर्थ है आपका संतुलन या सामान्य, संतुलन या साम्यकरण। ठीक है, देखिए इसने बस इतना ही याद रखो, इसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जीन पियाजे ने कितने प्रकार बताए भाषा के। भाषा के 4 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये 3 दे देंगे इनमें से और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि भाषा जो जीन पियाजे ने कितने टाइप बताए। परिपक्वता, अगर आपके पास मैच्योरिटी है, आप सीख सकते हो तो आपके पास क्या होगा, भाषा सीख सकते हैं आप। अनुभव होगा तो और ज़्यादा भाषा सीखेंगे। समाज से कोरिलेट करके भाषा सीख सकते हैं और ज़िंदगी में अपना संतुलन बना के भी आप भाषा को सीख सकते हो। ठीक है, फिर आता है कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने बात की है। मतलब इन्होंने जब अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने कुछ वर्ड बोले थे जिनके बारे में कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि स्कीमा क्या होता है। एक होता है स्कीमा, एक होता है स्कीम। आज के बाद इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है आपको। स्कीम्स, एक होता है अनुकूलन, एक होता है संतुलन। ठीक है, और क्या है, सामंजस्यकरण, समाविष्टीकरण, और भी कुछ है, विकेंद्रण, ओके। फिर है संरक्षण, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% बनना ही बनना है। ओके, फिर है एक टॉपिक और है, अच्छा वैसे इतना ही है। देखो अब समझो तुम क्या है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये बोला कि ये क्या है, मैथमेटिकली ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, अब मैं आपको एक बॉल का साइन दिखा दूँ, ठीक है, तो अब आप बॉल को स्ट्रक्चर से समझ जाओगे कि ये बॉल है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई टेबल है, मुझे बनाना ही तो नहीं आता, कोई टेबल है मान लीजिए, तो उस टेबल को देख के हमारे दिमाग बच्चे को बताया जाता है कि ये टेबल है भाई। तो आप जब भी टेबल को देखोगे तो आपके दिमाग में क्या स्ट्रक्चर बनेगा कि ये टेबल है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आपको ज़िंदगी में दिखाई जाती है, ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, नई चीज़ें देखते हैं तो उनके स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि भाई उनको बताया जाता है कि भाई ये चेयर है, तो जैसे ही चेयर का नाम लोगे आपके सामने वो स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये फिर ऐसे याद रखो कि कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ऐसी घटनाएं हो जाती, कहीं पर हम बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, ठीक है, फिर कुछ सालों के बाद जब हम उस जगह का नाम लेंगे तो हमारे सामने वो सारा स्ट्रक्चर घूम जाता है कि हमने वो किया था। ठीक है, तो ये होता है स्कीमा। फिर क्या होता है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होते हैं, चलो एक स्कीम बनाते हैं, समझ गए होगे क्या है। स्कीम होती है प्लान, कि हम किस तरीके का प्लान बताते हैं, जो सभी व्यवस्थाएं हैं, जो भी अवस्थाएं हैं आपकी, उन अवस्थाओं को व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना क्या होगी आपकी, मतलब प्लानिंग करना क्या होगी आपकी, स्कीम्स होगी। ठीक है, फिर आता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है हिंदी में बोलेंगे इसको आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण।
ठीक है। जब बच्चे में ये जो इसमें जो बच्चे में जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जो चीज़ों को समझता है, बच्चे की खुद की क्रियाएं और वातावरण की क्रियाएं मिलकर सामंजस्य कर जाती हैं। देखो, अनुकूलन क्या होती है कि अपने अनुकूल माहौल को ढाल लेना। बस इतना याद रखो कि क्या होता है कि कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम किस तरीके से उसको कवर करें। तो इसके ही जो दो टाइप हैं, एक है संतुलन और एक है आपका समाविष्टीकरण। संतुलन क्या होता है कि हमारे सामने मान लीजिए कोई समस्या आ गई, एक समस्या ये, एक समस्या ये, हम इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएंगे। तो बैलेंस बनाना क्या हो जाएगा, आपका संतुलन हो जाएगा। समाविष्टीकरण क्या होता है कि उस समस्या में ही हम अपने आप को समाविष्ट कर लेते हैं, हम अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका समाविष्टीकरण। अब आता है कि विकेंद्रण क्या होता है। विकेंद्रण क्या होता है कि किसी भी चीज़ को गहन तरीके से सोचना, किसी चीज़ को केंद्र में रख के सोचना। मान लीजिए कोई टॉपिक आ जाता है, ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है, अब लेडीज़ का ही कोई टॉपिक लगा लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि एक टॉपिक को, उस बात को ऐसे लेके बैठ जाती हैं कि उसको केंद्र बना लेती हैं। अब इस लेवल पे आ गए हो तो आप आसपास के माहौल को सोच के देखो कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जो इतना बड़ा तो नहीं है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन उस चीज़ को इतना बड़ा बना लेंगी कि उस चीज़ को केंद्र में मान लेंगी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को गहन तरीके से सोचना। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम उसको कवर करेंगे। मान लीजिए कोई भी, क्या समझाऊँ, ओके, जैसे मैंने क्या किया, एक स्टेट दे दिया, ठीक है, एक मैंने सी टेट दे दिया। अब स्टेट पे मेरी टीजीटी की ज्वाइनिंग है और सी टेट पे भी मेरी टीजीटी की ज्वाइनिंग है। ठीक है, स्टेट की हरियाणा में आ जाती है और सी टेट की दिल्ली में आ जाती है। ठीक है, अब मेरे पास दो सिचुएशन बन गई है। इन दोनों सिचुएशंस को, अब ये केंद्र में तो है, केंद्र में क्या है, मेरी जॉब है ना। अब इस टॉपिक को देके मैं गहन तरीके से सोचूंगी, किसी भी चीज़ के बारे में जो लाभ या हानि को सोच के, लाभ या हानि की कंप्लीट सोचूंगी कि भाई इसका लाभ क्या हो सकता है, अगर मैं हरियाणा में लूँगी तो मेरी लाभ क्या है, हानि क्या है, दिल्ली में रहेंगे तो लाभ क्या है और हानि क्या है, उसका कंप्लीट विश्लेषण करके सोचना, वो क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। अब क्या होता है संरक्षण क्या होगा। देखिए संरक्षण क्या होता है, बच्चों को क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे, तो हम क्या करते हैं कि उनको इतना दूध दिया, ठीक है, इतना दूध देंगे, ठीक है। अब बच्चा क्या कहता है कि ज़्यादा है, मैं नहीं पीने वाला, तो वो गिलास में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, एक चौड़ा गिलास लिया और इसी दूध को इसमें डाल दिया, तो वो कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब बच्चे को ये नहीं पता कि ये सेम दूध की क्वांटिटी सेम है, ठीक है, और इस दूध को पी जाएगा, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाता है कि देखो छोटे क्लास जो आप ये बताएंगे जीन पियाजे की कौन सी अवस्थाएं हैं जहाँ पे आपको संरक्षण का पता नहीं है, ठीक है। जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, अब 0 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, तो आपको पता है क्या कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, नहीं पता। लेकिन आपको क्या करते हैं कि वहाँ पे आपको संरक्षण का बिल्कुल भी नहीं पता कि ये दूध ज़्यादा है, ये दोनों बराबर है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको पता चल जाता है कि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो वही क्या होता है, संरक्षण, क्वांटिटी के बारे में पता लगाना ही क्या होता है, आपका संरक्षण कहलाता है, ठीक है। जब बच्चा किसी चीज़ को उसके आकार, रंग, रूप देखने के बाद अंदर छिपी बात को पहचानना, उसकी योग्यता ही क्या कहलाती है, संरक्षण कहलाती है, ठीक है। फिर आता है पियाजे के सबसे ज़्यादा शोध जो है वो कौन से टॉपिक पे हुए हैं, संरक्षण शब्द पे ही हुए हैं, क्लियर। अब आती हैं कि जीन पियाजे की विकास की अवस्थाएं कौन सी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए जीन पियाजे के अवस्थाएं कौन सी थी, विकास की अवस्थाएं थी, फर्स्ट है इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, या फिर इसको ही हम कहेंगे संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। ये जो अवस्था है ये कब तक है, 0 से लेके 2 वर्ष तक,
ठीक है। ये कौन सी अवस्था है? 0 से लेके 2 वर्ष तक। देखिए मैं विकास की अवस्थाएं भी साथ साथ जोड़ के चलूँगी कि जो हमारी शैशवावस्था थी, शैशवावस्था भी हमारी कौन सी थी? 0 से लेके 2 वर्ष तक। आपका वो वाला टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था या फिर 0 से 2 वर्ष तक इनकी क्या है? उम्र है। ठीक है। वहाँ पे जब हम बाल विकास कर रहे थे, बाल विकास का टॉपिक किया था हमने, तो वहाँ पे हमने एक अवस्था की थी शैशवावस्था। जो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं वही इंद्रिय जनित और संवेदी पेशी की विशेषताएं हैं। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था को क्या कहा है? खोजी अवस्था भी कहा है। खोजी अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था को खोजी अवस्था कहा गया है? इंद्रिय जनित अवस्था को क्या कहा गया है? खोजी अवस्था। जीन पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में बच्चा कुछ भी सीखता है वह सब का सब किसके माध्यम से सीखता है? इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो अर्थहीन होती है। ठीक है। जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्या होंगी? कोई मीनिंग नहीं होता है, अर्थहीन होता है। इनको नैतिकता इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है इस टाइम पे। कुछ इनको मतलब 0 से 2 वर्ष के बच्चों में क्या नॉलेज होती है? कोई भी नॉलेज, ये कुछ भी कर दे। मान ले दूध का गिलास रखा है, अगर इन्होंने गिरा दिया तो कुछ डांटेगा क्या? नहीं डांटेगा। क्यों नहीं डांटेंगे? क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है। मीनिंगलेस अवस्थाएं होती हैं। विलंबित अनुकरण से सीखता है। तो ये सब इसमें कौन सी कैसे सीखता है? ये नकल करके सीखता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? नकल करके सीखता है। गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल ले ली और बॉल को आपने क्या कर दिया? छुपा दिया, तो वो बच्चा जो है वो इधर उधर ही घूमता रहता है। उसको पता है कि जो बॉल है वो यहीं कहीं है। तो वो क्या होता है कि गोल ओरिएंटेड बच्चा होता है कि यहाँ पे अपने गोल के ऊपर वो केंद्रित रहता है। ठीक है। इस अवस्था को सहज स्कीमा भी कहा गया है। सहज स्कीमा का नाम भी दिया गया है। ठीक है। अब देखिए इस अवस्था में, इंद्रिय जनित अवस्था में 6 उप अवस्थाएं हैं। उनका सिर्फ नाम याद रखना है आपको। 6 उप अवस्थाएं हैं। ठीक है। उप अवस्थाएं, फर्स्ट नाम है आपका प्रतिवृत्त। नाम सिर्फ नाम तो याद रखना पड़ेगा। प्रतिवृत्त अवस्था, प्रतिवृत्त क्रियाओं की अवस्था। क्रियाओं की अवस्था डिटेल में नहीं जाऊंगी अब इसकी। सेकंड है आपकी प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। थर्ड है गौण वृत्तीय, गौण याद करवा दूंगी आराम से, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। फिर है फोर्थ गौण स्कीमेटा, गौण स्कीमेटा प्रतिक्रियाओं की अवस्था। पांचवा है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। और छठा है आपका क्या? मानसिक संयोग। देखो मानसिक संयोग। ओके, देखो कितनी अवस्थाएं हैं? 6 अवस्थाएं। किसकी हैं? इंद्रिय जनित या संवेदीगाम्य या खोजी अवस्था या फिर सहज स्कीमा अवस्था की कितनी उप अवस्थाएं हैं? 6। एक है प्रतिव्रत, एक है प्रमुख। पहला प्रतिव्रत, दूसरा प्रमुख, तीसरा गौण वृत्तीय, फिर गौण स्कीमेटा, तृतीय और मानसिक। क्लियर? बस इनका सिर्फ नाम याद रख लेना है और ज़्यादा याद नहीं रखना। फिर है सेकंड आपका क्या? सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व प्रत्याक्तात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक या फिर पूर्व प्रत्याक्तात्मक अवस्था। ठीक है। ये जो अवस्था है ये है 2 से लेके 7 साल का बच्चा। ठीक है। इसकी अवस्था की जो एज है 2 से लेके 7 साल का। इस अवस्था में बच्चा चीज़ों के लिए अपनी समझ विकसित कर लेता है। अब आप एक बात बताओ, जब आपने बाल्यावस्था की थी तो बाल्यावस्था में पूर्व संक्रियात्मक थी, ये कौन सा अवस्था है? जो बाल्यावस्था थी अपनी, मैं एक बार रिलेट करवा देती हूँ। बाल्यावस्था अपनी कितनी थी? 2 से लेके 12 वर्ष तक थी। और इसने 2 पार्ट में तोड़ दिया था, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक पूर्व उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था की एज कितनी थी? 2 से 6 वर्ष या 2 से 7 वर्ष।
ठीक है, और उत्तर वाली अवस्था की 6 से 12 वर्ष, ठीक है। तो हम इसमें पूर्व संक्रियात्मक में कौन सी अवस्था ले रहे हैं, 2 से लेके 7 वर्ष। मीन्स कौन सी अवस्था की विशेषताएं आएंगी आपकी पूर्व बाल्य अवस्था की, जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, पूर्व संक्रियात्मक में, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा चीज़ों के लिए अपनी समझ विकसित कर लेता है। देखो 2 से 7 साल का बच्चा क्या कर लेता है, देखो आप खुद भी घर में देखो कि कोई भी चीज़ होती है वो अपनी खुद की समझ बना लेता है, ठीक है। ओके, स्कूल जाने लग जाता है, थोड़ा सा समाज के साथ क्रिएटिव होने लग जाता है, गैंगेज प्री गैंगेज इसको बोला गया है ना बाल्यावस्था में। इसमें क्या करता है, उसको निर्जीव चीज़ों और सजीव चीज़ों का पता लग जाता है कि निर्जीव चीज़ कौन सी है और सजीव चीज़ कौन सी है। देखो 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है, मान लीजिए कोई डोल होती है, उसको लेके घूमता रहता है, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि ये छोटा है, ये जीव है, ये मेरा भाई है, बहन है, मतलब ऐसे कुछ उसमें जीव क्या आकर्षित आता है, उसको ये लगता है कि जिंदा है, ठीक है। लेकिन 2 से 7 साल का बच्चा जो निर्जीव चीज़ें हैं और जो सजीव चीज़ें हैं उनमें फ़र्क करने लग जाता है। जिज्ञासा बढ़ जाती है, ठीक है। आप देखना कि 2 से लेके 7 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें जिज्ञासा बढ़ने लग जाती है। प्रश्न पूछने की अवस्था, प्रश्न ज़्यादा पूछने लग जाता है, भाषा सीख जाता है, भाषा का विकसित होने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, अहम केंद्रित और आत्म केंद्रित होता है। अहम केंद्रित, देखिए खुद के बारे में ही सोचता है बच्चा, अहम केंद्रित होता है, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। तो ऐसे ना सोचो भी, वो बच्चा है भी, उसकी ये अवस्था है कि वो अपने ऊपर ही केंद्रित होता है, मेरे लिए ये ला देना, मेरे लिए ये कर देना, मेरा ये, मतलब वो सब अहम केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है। इसे विचारात्मक अवस्था भी कहा गया है। कौन सी अवस्था को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को विचारात्मक अवस्था, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, विचारात्मक अवस्था भी कहा गया है, ठीक है। इसमें जो स्कीमा होता है, इसका मैंने आपको बताया ना कि जो वर्ड हमने यूज किए हैं, स्कीमा क्या था आपका, स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो स्कीमा होता है वो जीववाद होता है। जीववाद का मतलब क्या है कि जैसे सूरज है, सूर्य को हम देखते हैं तो वो सोचता है कि जो सूर्य है वो जिंदा है। जीववाद का मतलब होता है कि एक किसी भी चीज़ में जीव को देखना, ठीक है ना, वो जीववाद होता है। जैसे सूर्य को देखना, वो क्या होता है, जीववाद। अब आप समझोगे कि मैम आप तो कह रहे हो कि निर्जीव और सजीव चीज़ों के बारे में सोचने, लेकिन जो नेचर की चीज़ें हैं ना, इन कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे उन्होंने डोल देखी, ठीक है, गुड़िया को देखा आपने, तो वो क्या सोचता है कि अब ये गुड़िया, इसमें जीव नहीं है, ठीक है ना। सजीव और निर्जीव चीज़ों के बारे में वो डिफरेंस करने लग जाता है, लेकिन उन चीज़ों में डिफरेंस करता है जिनके साथ वो शुरू से रह रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे सूर्य है, जैसे चांद है, ठीक है, इनको क्या करता है, वो चंदा मामा बोलता है, सूरज को देखता है तो वो सोचता है कि इनके अंदर क्या है, जीवन है, ठीक है ना। तो कहता है कि चलो मेरे लिए ये खिलौना चाहिए, मतलब सूरज जैसा चाहिए, तो ये क्या है, इनमें सोचता है कि ये जीववाद है। ऐसे ये एग्जाम्पल है, कई बार आया था कि एक एग्जाम्पल आया था कि सूर्य क्रोधित है, सूर्य क्रोधित है, मतलब सूरज कभी क्रोधित होता है क्या, नहीं होता। लेकिन इसमें कौन से जीन पियाजे ने क्या कौन सा स्ट्रक्चर दिया था कि इसमें सूर्य क्रोधित है, क्रोधित तो वही इंसान होते हैं जिनमें जीव होता है, तो जीववाद का स्कीमा दिया है। क्लियर, ये तुम समझ जाओ कि ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, चांद जैसा मुखड़ा, मतलब वो प्रतीकात्मक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका जीववाद है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, 7 साल से लेके 11 वर्ष तक, ठीक है। आपकी जो उत्तर वाली अवस्था है वो कितनी है, 7 से लेके 12 वर्ष। तो जो भी पॉसिबिलिटी आपकी उत्तर वाली अवस्था की होंगी, वही सारी की सारी विशेषताएं इसकी होंगी, किसकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा सामने उपस्थित बच्चों के देखो जो चीज़ें हमारे सामने है ना, जो चीज़ें सामने है उनके बारे में सोचता है, ठीक है। जो चीज़ें हमारे सामने है उन्हीं को ही क्या करता है, सोचता है।
लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उनमें बच्चा नहीं सोच सकता है। ठीक है, मतलब अमूर्त अभी आया नहीं है। 7 से 11 साल का बच्चा जो हमारे सामने चीज़ें रखी हैं उन्हीं को देख के प्रश्न पूछ सकता है, उन्हीं को देख के जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है। उसको नहीं पता कि इसके अलावा भी ज़िंदगी है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा ब्रह्मांड पड़ा है। ठीक है ना, तो जो चीज़ें सामने है उनके ऊपर चिंतन करेगा, उन्हीं के बारे में ही सोचना शुरू कर देता है। लेकिन चिंतन जो है वो किसके लिए होता है? ठोस वस्तुओं के लिए ही होता है। ठीक है, अब आता है संरक्षण का गुण आ जाता है इसमें। अभी बोला ना कि संरक्षण क्या होता था, अब समझो कि वो कैसे क्वेश्चन आते थे। संरक्षण का गुण आ जाता है, का गुण जो है वो आ जाता है। ठीक है, अभी तक 0 से लेके 7 साल तक, मतलब 6 साल तक बच्चे को नहीं पता कि ये वाला दूध और ये वाला दूध सेम है। उसको नहीं पता कि दोनों सेम है। लेकिन आप भी बच्चों को मूर्ख नहीं बना सकते आप। वो 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया है कि अब उसको पता है कि दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से वो संरक्षण का गुण आ जाता है। ठीक है, अब क्रमबद्धता, चीज़ों को आरोही अवरोही क्रम में लेके आ सकता है। मतलब चीज़ों को पता, इसको ऐसे पता चल गया है कि 2+3 और 3+2 सेम होता है। ठीक है, वो अपलटावी अवस्था थी। कौन सी? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी वो अपलटावी थी। उसको ये नहीं पता कि 2+ में 3 5 होता है तो 3+ में 2 भी 5 होता है, मतलब अपलटावी संख्या थी। ये क्या है? पलटावी संख्या है। इसमें क्या है कि 2/, मान लीजिए उसको ये करना आ गया है कि 2/3 ये है तो 3/2 क्या होगा। मतलब अगर उसको पलट की संख्या देंगे तो उसको सोल्व कर सकता है। ठीक है, आगमन चिंतन की ओर आगे बढ़ता है, मतलब आगे के चिंतन की ओर आगमन चिंतन उसके अंदर आ जाता है, आगे की ओर सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, समानता का सिद्धांत आ जाता है, उसको समानता पता चल जाती है कि क्या सही किस चीज़ में समानता करेंगे। ठीक है, अंश से पूर्ण का ज्ञान हो जाता है, अंश से पूर्ण का ज्ञान हो जाता है। बच्चा मूर्त चिंतन आरंभ कर देता है। लेकिन देखिए देखिए मूर्त चिंतन जो है उसका, वो मूर्त चिंतन को आसानी से कर देता है, लेकिन अमूर्त चिंतन उसका आरंभ हो जाता है। इस बात को सुनना, तो आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 11 साल के नज़दीक जाता है, वो क्या करता है कि अमूर्त चिंतन आरंभ हो जाता है। ठीक है ना, कई एक बार क्वेश्चन आया था कि अमूर्त चिंतन बच्चे में आरंभ कब होता है? तो आरंभ होता है मूर्त अवस्था में। मूर्त अवस्था में आपका अमूर्त चिंतन जो है वो आरंभ हो जाता है। लेकिन विकसित कहाँ होता है? अमूर्त अवस्था में जाके विकसित होता है। आरंभ कहाँ हो जाता है? आरंभ यहीं पे हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे बच्चा जो है वो किशोर अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जो किशोर अवस्था की विशेषताएं थी वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये कौन सी अवस्था थी? 11 से लेके 15 वर्ष। ठीक है, ओके, इस अवस्था में बच्चा घटना और वस्तुओं के बारे में अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। कोई भी सोच जो है वो उसकी अमूर्त हो जाती है, अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मूर्त चिंतन जो है विकसित हो जाता है। मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। मूर्त चिंतन तो मूर्त अवस्था में ही हो जाता है, लेकिन अमूर्त चिंतन जो है यहाँ पे विकसित होता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमूर्त चिंतन प्रारंभ कहाँ पे होता है? मूर्त अवस्था में। और अमूर्त चिंतन विकसित कहाँ पे होता है? अमूर्त अवस्था में। क्लियर? सामाजिक ज्ञान यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण, इस अवस्था को क्या पाया गया है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता था कि किसी भी समस्या को, कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसको केंद्र में रख के उसके लाभ और हानि के बारे में सोचना। देखिए कोई भी आपके पास ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि उसके ऊपर आप सोचने पे मजबूर हो जाए, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अपनी जो भी सिचुएशन होती है उसके ऊपर उस चीज़ को केंद्र में रख के सोचता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इस अवस्था को विकेंद्रीकरण अवस्था भी कहा गया है। काल्पनिक दर्शन भी इस अवस्था को कहा है। काल्पनिक दर्शन कि बच्चे क्या करते हैं? कल्पनाओं में जीना शुरू कर देते हैं। किशोर अवस्था में क्या होते हैं?
कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये बन जाऊँ, तो वो कल्पनाओं में जीना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। बच्चे को लगता है कि सभी उसी की तरफ देखते हैं, उसी को घूर रहे हैं, तो वो कल्पनाओं में वो उसका कल्पनाओं में जीना है। उसको एक और नाम देते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, मानसिक द्वंद्व की अवस्था। तो देखो किशोर अवस्था को क्या कहा गया था? मानसिक द्वंद्व की अवस्था नहीं कहा गया था क्या? संघर्ष काल नहीं कहा गया था? किलपैट्रिक ने कहा था। तो मानसिक द्वंद्व की अवस्था भी इसको कहा गया है। ठीक है। ओके, इनमें कमियां क्या होती हैं? मात्रा बताई जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, पूर्ण स्वतंत्र होती है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या चाहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, कि हमें पूरी आज़ादी दी जाए, हम जो हैं वो सही हैं, हम जो करते हैं वो सही करते हैं। मतलब किशोर अवस्था की जो भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी? यहाँ पे आ जाएंगी। बनने और बिगड़ने की अवस्था है कि अगर बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो बिगड़ जाते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो सकती है। अगर बच्चों पे हम ध्यान देते हैं तो उनकी ज़िंदगी संवर सकती है। क्लियर। सक्रिय और जीववाद होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय रहते हैं। सक्रिय और जीववाद मतलब उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। किशोर अवस्था में बच्चे इतना वाद विवाद करते हैं ना, तो उनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो हर एक चीज़ में अपनी टांग अड़ाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। ओके, तो ये था आपका जीन पियाजे का कंप्लीट संज्ञानात्मक विकास। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको और अच्छे से कवर हो जाए। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास ये स्विट्जरलैंड के थे। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। खुद से सीखता है बच्चा, समाज से सीखता है, और जो खुद से और समाज से सीखता है वही उसी को ही हम क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। बच्चों में और बड़ों में सोचने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मात्रा और शक्ति सेम है। भाषा के बारे में कहते हैं कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। भाषा चार इसने प्रकार बताए हैं भाषा की। परिपक्वता, अनुभव, 4 तरीके से आप भाषा को सीख सकते हो। परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक और संतुलन। फिर आता है कि स्कीमा जो स्ट्रक्चर होता है हमारे माइंड में, किसी भी चीज़ को लेकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम स्कीमा बोलेंगे। स्कीम्स जो व्यवस्थाएं हम प्लानिंग किस तरीके से अपनी लाइफ में करते हैं उसको स्कीम्स बोलेंगे। अनुकूलन के 2 पार्ट है, संतुलन और समाविष्टीकरण। संतुलन हम अपनी लाइफ में किस तरीके से संतुलन बना के चलते हैं, और समाविष्टीकरण क्या होता है? हम किसी भी अपनी लाइफ में किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना, वो समाविष्टीकरण होता है। विकेंद्रीकरण क्या होगा? किसी भी चीज़ को केंद्र में रख के, कोई समस्या है केंद्र में रख के उसके बारे में, लाभ उठाने के बारे में जो सोचना है वो विकेंद्रीकरण होता है। संरक्षण मतलब आपको संरक्षण करना आ गया, क्या कम है क्या ज़्यादा है। ठीक है ना। ओके, फिर है इसकी अवस्थाएं कौन सी हैं? इंद्रिय जनित अवस्था, इसको सुनिधि पेशी अवस्था भी बोला गया है, इसको खोजी अवस्था भी बोला है। ये क्रियाहीन अवस्थाएं, जो भी करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। 0 से 2 साल इसकी एज है। ठीक है, नकल करके सीखता है बच्चा, गोल ओरिएंटेड होता है, सहज स्कीमा होता है इसके अंदर। इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, प्रमुख वृत्तीय, गौण वृत्तीय, गौण स्कीमेटा। ठीक है, एक बार देख लोगे ना तो आएगा एग्जाम में तो आप निशान लगा सकते हो। तो ये आ सकता है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में 6 उप अवस्थाएँ थी, या फिर इंद्रिय जनित अवस्था में कौन सी उप अवस्था नहीं है। तो इस नाम याद रख लें। गौण स्कीमेटा, तृतीय वृत्तीय, प्रतिक्रियाओं की अवस्था, मानसिक संयोग। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम बाल्यावस्था से रिलेट कर सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, इसकी जो एज थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चे जिज्ञासा होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, भाषा सीखते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, विचारात्मक अवस्था होती है। स्कीमा जीववाद का होता है। ठीक है, फिर आता है अमूर्त क्रियाओं की अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 साल थी। अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, और अमूर्त चिंतन आरंभ कब हो जाता है? मूर्त अवस्था में। विकेंद्रीकरण रहते हैं, अपने ही गोल के ऊपर गोल ओरिएंटेड होते हैं। फिर काल्पनिक दर्शन होते हैं, कल्पनाओं में जीना शुरू कर देते हैं। मानसिक द्वंद्व होता है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि किस तरीके का आपको ये
टॉपिक लगा और समझ में आया या नहीं लगा। आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेते आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।